हेलो, वेलकम टू द नेट जेआरएफ क्लासेस। इस चैनल पर आपको यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कराई जाती है और यहाँ पर पेपर 1, पेपर 2 के लेक्चर्स मिलते हैं, पेपर 2 इकोनॉमिक्स का, ठीक है, और PYQs मिलते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2, करंट अफेयर्स और फ्री PDF नोट्स अगर आपको चाहिए वीडियोज़ की तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर 2 और यूनिट 1 है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो यूनिट 1 में फर्स्ट टॉपिक थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है। तो ये जो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है, इसमें हम पढ़ेंगे कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोचेस, यानी इसमें हम पढ़ने वाले हैं मार्शल की कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और उसके बाद हिक्स की इंडिफरेंस कर्व अप्रोच और फिर उसके बाद में रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम कुछ बेसिक पढ़ेंगे, क्योंकि जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार नेट का एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से इसको पढ़ने वाले हैं। जैसे डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मार्शल कार्डिनल यूटिलिटी पे आपको मिलेगा, ठीक है। और उसमें जो सब हमने कवर करना है और वीडियोस में, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हमें कवर करना है, बट अभी जो इस थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में हमें ये पढ़ना है डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, ठीक। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में बात आती है, ये जो टर्म्स हैं, ये 3 टर्म्स ज़रूर आती हैं इकोनॉमिक्स में। तो इन तीनों का अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। नीड, वांट, डिमांड और इसके बाद डिज़ायर। तो ये जो चारों टर्म्स हैं, ये क्या हैं, हम इसको पढ़ेंगे, इसकी कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे आज। तो देखो, ये एक बच्चा है, अब ये चाहता है कि इसको साइकिल चाहिए, इसको न्यू साइकिल चाहिए, ठीक है। ये इसकी डिज़ायर है कि इसको न्यू साइकिल लेनी है, लेकिन ना तो इसके पास कैश है न्यू साइकिल ख़रीदने के लिए, ये सिर्फ अभी सोच ही रही है, इसकी डिज़ायर है, इसके मन में आया कि इसको साइकिल चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसको पैसे मिले थ्रू हिज डैड, उसके पेरेंट्स ने, उसके पापा ने उसको पैसे दिए, तो जो उसकी डिज़ायर थी वो वांट में चेंज हो गई, ठीक है, क्योंकि उसके पास अब क्या है, मनी है, उसके पास अब मनी अवेलेबल है कि वो जाके ख़रीद सकता है, ठीक है। अभी भी ये डिमांड नहीं है, इसकी डिज़ायर वांट में कैसे चेंज हुई, बिकॉज ऑफ कैश, या फिर आप कह सकते हैं बिकॉज ऑफ मनी, ठीक है। फिर उसके बाद अब जब वो कैश लेकर, वो पैसा लेकर जब वो साइकिल शॉप पर गया, तो उसने शॉपकीपर को वो पैसा देकर साइकिल ख़रीदी, ठीक है। वो पैसा देकर साइकिल ख़रीदी, तो जो उसकी जो वांट थी वो अब डिमांड में चेंज हो गई, बिकॉज उसने स्पेंड किया, पैसा खर्च किया साइकिल लेने के लिए, ठीक है। तो डिमांड क्या है, एबिलिटी टू पे। जब आप किसी चीज़ की, आपको जब कोई चीज़ चाहिए, जो भी आपकी वांट है, और वो आप उसको ख़रीदने की क्षमता रखते हैं, ठीक है, आप में वो एबिलिटी है कि आप उसको पे करके वो चीज़ ले सकते हो, डैट इज़ डिमांड। तो वो होती है डिमांड, ठीक है। और नीड तो आप लोगों को पता ही है कि नीड क्या होती है। नीड होती है हमारी बेसिक नेसेसिटीज़, जो कि हमें फुलफ़िल करनी होती हैं, किसी की मतलब हर एक ह्यूमन की बेसिक नेसेसिटीज़, जैसे फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर। तो ये नीड हो गया, ठीक। डिज़ायर, वांट और डिमांड, ठीक। पहले तो डिज़ायर, यानी कि मन में उसके ख्याल आया कि उसको साइकिल होना चाहिए उसके पास। फिर उसकी डिज़ायर वांट में कैसे चेंज होती है, जब उसके पास जब पैसा अवेलेबल होता है, उसके पास कैश होता है, मनी होता है, ताकि वो अपनी वांट को पूरा कर सके। फिर जब उसके पास वो पैसा लेकर जब वो मार्केट में जाता है और वो डिमांड करता है कोई भी पर्टिकुलर गुड या कोई भी पर्टिकुलर सर्विसेज, और उसको वो कंज्यूम करता है पैसा देकर, तो वो उसकी जो वांट होती है वो डिमांड में चेंज हो जाती है। तो यही डिमांड पूरी हमें इकोनॉमिक्स में पढ़नी है, ठीक है। वाई डू पीपल डिमांड गुड्स, क्यों लोग मांग करते हैं किसी भी गुड्स या कमोडिटी की।
People demand goods and services in an economy to satisfy their wants such as food, healthcare, clothing, entertainment, shelter, etc. कोई भी चीज़ हम अपने ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम कोई भी चीज़ क्यों मांग करते हैं, क्योंकि वो कमोडिटी में हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने की पावर होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अभी मुझे, जैसे साइकिल का एग्जांपल हमने लिया कि हमें साइकिल की ज़रूरत है। ठीक है, तो साइकिल क्यों चाहिए, क्योंकि वो मेरी वांट यानी कि मेरी जो नीड है उसको वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो मुझे साइकिल चाहिए। ठीक है, तो मैं साइकिल की डिमांड करूँगी क्योंकि मेरे पास एबिलिटी, मैं पे कर सकती हूँ साइकिल ख़रीदने के लिए, है ना, मेरे पास पैसा है। ठीक है, तो लोग क्यों डिमांड करते हैं, क्योंकि वो गुड्स और सर्विसेज, वो पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करता है। जैसे फूड में कुछ भी आप ले सकते हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज हो गई, शेल्टर हो गया, क्लॉथिंग हो गया, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एट अ सर्टेन प्राइस रिफ्लेक्ट्स द सेटिस्फैक्शन दैट एन इंडिविजुअल एक्सपेक्ट्स फ्रॉम कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट। तो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड एक पर्टिकुलर एक सर्टेन प्राइस पे क्या रिफ्लेक्ट करता है, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन जो उसको कंज्यूम करने के बाद मिलता है। ठीक है, जैसे हमने बोला कि वो साइकिल लेने गया, कंज्यूमर या कस्टमर या मिस्टर एक्स साइकिल ख़रीदा उसने, सपोज़ वो साइकिल 10,000 की थी। अब ये 10,000 की साइकिल इसको कंज्यूम करने के बाद उसने चलाई, उसने देखा कि हाँ ये बढ़िया साइकिल है, इसको अच्छा लग रहा है, तो इतने पैसे पे जो उसको वो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो साइकिल यूज़ करने के बाद, तो क्या है वो, क्या है उसका सेटिस्फैक्शन है। ठीक है, क्योंकि वो उसको कंज्यूम करने के बाद उसको वो सेटिस्फाई है अपनी वांट से। ठीक, इसके बाद में आता है, ये जो डिमांड फॉर गुड्स हैं ये दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। वो दो फैक्टर्स क्या हैं, यूटिलिटी टू सेटिस्फाई वांट। यूटिलिटी क्या है, तो इसको हम समझेंगे, कंज्यूमर्स एबिलिटी टू पे, कि जो भी वो डिमांड कर रहा है वो उसको पे करने की उसमें एबिलिटी होनी चाहिए, उसके पास वो इतना पैसा होना चाहिए कि वो गुड को खरीद के कंज्यूम कर सके। ठीक है, ओके, एक होता है यूटिलिटी, एक होता है सेटिस्फैक्शन। इकोनॉमिक्स में ये दो टर्म्स हम बार बार पढ़ेंगे, यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी क्या होता है, फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स, ठीक है, इनको लगी है बहुत ज़ोर की भूख, ही इज़ हंग्री, ही इज़ स्टार्विंग, बहुत भूख लग रही है इन्हें। इन्होंने सोचा कि अभी सिर्फ इन्होंने सोचा, इनके माइंड में आया है कि ये बर्गर खाएंगे तो शायद इनकी भूख ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो इन्होंने सोचा, अब ये जो सोचा ये क्या है, इनका एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन है कि एक बर्गर खाने से इनकी भूख शायद मिट जाए। ठीक है, तो ये जो सोचा है इन्होंने, जो एक्सपेक्ट किया है बर्गर से कि ये बर्गर इनकी भूख मिटा देगा, तो वो एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे यूटिलिटी। ठीक, अभी कंज्यूम नहीं किया है, अभी सिर्फ सोचा है, सोचने पे इनकी भूख मिट गई आधी। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन, यानी अभी इनके दिमाग में ये बात है कि एक बर्गर वो कंज्यूम करेंगे तो उनकी जो भूख है वो मिट जाएगी, तो ये यूटिलिटी होगी। ठीक है, अब इन्होंने ये बर्गर खा लिया, इसके बाद में ये फुल्ली सेटिस्फाइड है कि अब इनको भूख नहीं लग रही है, इनकी भूख शांत हो गई है। ठीक है, तो क्या है, ये होता है सेटिस्फैक्शन। जब बर्गर खाने के बाद, बर्गर कंज्यूम करने के बाद इनको सेटिस्फैक्शन मिला कि हाँ अब इनके पेट भर गया, अब इन्हें भूख नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ सेटिस्फैक्शन। और खाने से पहले यानी कंज्यूम करने से पहले, बर्गर को कंज्यूम करने से पहले जो ये सोच रहे थे कि बर्गर खाने से इनकी भूख मिट जाएगी, दैट वाज यूटिलिटी। ठीक है, समझ आया यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन का डिफरेंस। तो यूटिलिटी वो है जो एक कमोडिटी या गुड में होती है, इनहेरेंट होती है, उसमें वो रहता है चाहे आप कंज्यूम करें या ना करें। और सेटिस्फैक्शन वो होता है जब आप किसी भी पर्टिकुलर गुड को या कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद में जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है वो होता है सेटिस्फैक्शन। ठीक है, यानी कि आप मुतमईन हैं अब कि हाँ ये जो मैंने कोई भी चीज़ या कोई भी कमोडिटी खरीदी है ये बिल्कुल ठीक है, ये मेरी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, लेकिन इकोनॉमिक्स में ये जो यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन है ये दोनों साथ साथ चलते हैं, ये सिनोनिमली हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है,
और इन दोनों में एक डिफरेंस ये होता है कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं, यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं यूटिलिटी में, सॉरी यूटिल्स में हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, लेकिन सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं कर सकते हैं। सपोज ही मिस्टर एक्स को बर्गर खाने के बाद में 5 यूटिल्स का क्या हो रहा है, 5 यूटिल्स तक की यूटिलिटी इनको मिल रही है बर्गर से, ठीक है, लेकिन सेटिस्फैक्शन को ये नंबर्स में नहीं बता सकते हैं, ये मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो ये एक डिफरेंस है यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन का, ओके। अब इसके बाद द यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन इन द सेंस दैट यूटिलिटी इज द कॉज एंड द सेटिस्फैक्शन इज द इफेक्ट, ठीक है। यूटिलिटी कॉज है और सेटिस्फैक्शन इफेक्ट है। सो यूटिलिटी इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द गुड इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज कंज्यूम्ड और नॉट, और द सेटिस्फैक्शन वॉज ऑब्टेन्ड और नॉट। यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी गुड में प्रेजेंट रहता है चाहे आप उसको यूज़ करें, कंज्यूम करें या ना करें, और सेटिस्फैक्शन तब होता है जब आप उसको कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, या नहीं करते हैं। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ डिमांड, बहुत सारी डिमांड्स होती हैं इकोनॉमिक्स में, तो जब हम डिमांड पढ़ रहे हैं तो टाइप्स ऑफ डिमांड भी पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पढ़ लेते हैं। प्राइस डिमांड क्या होती है, इट रेफर्स टू वेरियस टाइप्स ऑफ कमोडिटी क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ कस्टमर विल बाय एट अ कोटेड प्राइस एंड गिविंग टाइम कंसिडरिंग द अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। ये वो डिमांड होती है जब एक पर्टिकुलर प्राइस पे, जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है किसी भी गुड का, उस प्राइस पे कस्टमर डिमांड करे या कंज्यूमर डिमांड करे उस पर्टिकुलर गुड को, ठीक है। और अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट मतलब होता है कि जितनी भी बाकी चीज़ें हैं वो कांस्टेंट रहती हैं, सिर्फ प्राइस के होने से प्राइस पे ही डिमांड का फ़र्क पड़ता है, ठीक है। यानी इनकम कंज्यूमर की सेम रहती है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस सेम रहते हैं, और एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन सेम रहती हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन सेम रहती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ये सब कुछ कांस्टेंट रहता है, ठीक है। सिर्फ प्राइस ऑफ द गुड चेंज होते हैं। अब इसके बाद इनकम डिमांड, इनकम का भी वही है, इट रेफर्स टू वेरियस टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ कस्टमर विल बाय एट अ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इनकम। जैसे ही कंज्यूमर की इनकम, जैसे कंज्यूमर की इनकम या मिस्टर एक्स की इनकम 500 थी, ठीक है, तो जब 500 होगी तो सिर्फ ये बेसिक चीज़ ही खरीदेंगे जो इनकी ज़रूरत होगी, बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगी इनकी, सिर्फ ये वही लेंगे। जैसे ही इनकी इनकम 2000 हो जाती है तो क्या करेंगे, अभी इनकी इनकम बढ़ गई है तो इनकम बढ़ने से ये अदर गुड्स की भी डिमांड करेंगे, है ना। तो क्या हुआ, ये होती है इनकम डिमांड। जैसे ही इनकम बढ़ती है घटती है उसके अकॉर्डिंगली जो डिमांड घटती बढ़ती है उसको हम बोलते हैं इनकम डिमांड। क्रॉस डिमांड क्या है, क्रॉस डिमांड दिस मीन्स दैट द प्रोडक्ट्स डिमांड डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स ओन कॉस्ट बट डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट ऑफ द अदर रिलेटेड कमोडिटीज़। कॉस्ट डिमांड होता है जब दूसरे प्रोडक्ट यानी जब रिलेटेड कमोडिटीज़ की प्राइसेस घटें या बढ़ें। रिलेटेड कमोडिटीज़ यहाँ पे आती है सब्स्टिट्यूट गुड्स और आती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिलेटेड गुड्स में ही आ गई। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, जब भी हम एक यहाँ पे ऑल्टरनेटिव होता है, ठीक है। अगर आप टी नहीं कंज्यूम कर रहे हैं तो आप कॉफ़ी कंज्यूम कर सकते हैं, इन केस अगर टी अवेलेबल नहीं है या फिर टी के प्राइसेस बढ़ गए हैं, ठीक है। क्यों हम कॉफ़ी कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि कॉफ़ी भी वही काम कर रहा है जो टी हमें सेटिस्फैक्शन दे रहा है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं, जो दो ऐसी कमोडिटीज़ जिनका कंजम्पशन हम साथ साथ करते हैं, लाइक कार हो गई, कार की डिमांड अगर बढ़ेगी तो पेट्रोल भी चाहिए उसे चलाने के लिए, ठीक है। लेकिन इन केस अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए हैं तो कार की डिमांड घट जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, क्रॉस डिमांड होती है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गई कार और पेट्रोल, ठीक। इसके बाद आता है डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्टली जब हम किसी भी कमोडिटी को डिमांड करते हैं तो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो हो जाती है डायरेक्ट डिमांड। डेराइव डिमांड और इनडायरेक्ट डिमांड क्या होती है, डेराइव मतलब जो इनडायरेक्टली कमोडिटीज़ जो हम डिमांड करते हैं, लाइक जैसे घर बनाना है, अब मिस्टर एक्स हैं, अब इनको क्या बनाना है, घर बनाना है। घर बनाने के लिए क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, लेबर चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए,
ठीक है, ये सब चीज़ें इनको चाहिए, लेबर भी चाहिए। तो क्या है ये डिराइव डिमांड है, जो कहाँ से आई है, इनको घर बनाने हैं तो वहाँ से इनको ये डिमांड आई है कि उसके लिए सीमेंट चाहिए, उसके लिए ब्रिक्स चाहिए, उसके लिए और भी सारी चीज़ें चाहिए। ठीक, तो ये हो गई हमारी डिराइव डिमांड। अब जॉइंट डिमांड क्या होती है? जॉइंट डिमांड वो होती है जो कि जॉइंटली हम डिमांड करते हैं किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जैसे हो गया टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट देयर आर मैनी थिंग्स, जैसे ब्रेड बनाना है, ब्रेड का प्रोडक्शन करना है किसी भी कंपनी ने, या फिर हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, ब्रेड बनाना है। अब यहाँ पर क्या क्या चाहिए? फ्लोर मिल, राइट, फिर फ्यूल चाहिए, ओवन चाहिए। ठीक है, तो ये जो 3 चीज़ें चाहिए, इनकी जो डिमांड है ये जॉइंटली डिमांडेड गुड्स हैं। ठीक है, और इसके बाद आती है कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड कैन बी डिस्क्राइब्ड व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर यूटिलाइज्ड फॉर मोर देन वन कॉज। जब एक से ज़्यादा काम के लिए हमें कोई भी कमोडिटी या सर्विसेज चाहिए, उसे हम कहते हैं कंपोजिट डिमांड। अब ये तो टाइप्स ऑफ डिमांड्स हो गई। इसके बाद में फैक्टर्स या फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो ये 2 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड और डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड में ये सारे फैक्टर्स आते हैं और मार्केट डिमांड में ये सारे फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, हम इनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे आगे। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, जिसमें आता है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट क्या है? यानी जो भी गुड या जो भी कमोडिटी डिमांड की जा रही है उसका प्राइस जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डिमांड के बढ़ने या घटने पे क्या करता है? अफेक्ट करता है। ठीक, अब जैसे लॉ ऑफ डिमांड कहता है, बहुत से लोगों ने, अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं तो आप लोगों को पता होगा लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, कि जब भी किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है? घट जाती है। ये होता है लॉ ऑफ डिमांड, है ना। तो यही बोला जा रहा है यहाँ पे कि जब भी किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घट जाएगी, और जब भी डिमांड बढ़ेगी प्राइस घटेगा, डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं थोड़ा। ओके, पीपल यूज प्राइस एज अ पैरामीटर टू मेक डिसीजंस इफ ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। और यहाँ पर क्या है? सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं। कौन कौन से फैक्टर्स? इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इसके बाद आगे देखो प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, नंबर ऑफ बायर्स, ये सब कुछ क्या है? हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, सिर्फ यहाँ कमोडिटी का प्राइस चेंज हो रहा है और एवरीथिंग इज अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अब इसके बाद में आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो क्या होता है? जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, जैसे मैंने बताया कि मिस्टर एक्स हैं, उनकी 500 थी इनकम, अब उनकी इनकम 2000 हो गई है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? ये और बेटर गुड्स डिमांड करेंगे। पहले की 500 में क्या कर रहे थे? ये सस्ती लो क्वालिटी गुड्स ये कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन अब 2000 हो गई है, तो इनके लिए जो बहुत लो क्वालिटी गुड्स थी वो अब क्या हो गई हैं? वो अभी कंज्यूम नहीं करेंगे, अब थोड़ी उससे बेटर क्वालिटी गुड्स वो कंज्यूम करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी इनकम बढ़ गई है। ऐसे ही इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम जो है बढ़ने पे कंज्यूमर क्या करता है? डिमांड बढ़ा देता है। ठीक है, ओके। इसमें मैंने एक वीडियो में गिफिन गुड नॉर्मल गुड्स के बारे में भी एक्सप्लेन कर रखा है, जो कि इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है। तो ये वाला टॉपिक आप लोग उस वीडियो से देख लीजिएगा। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स और सर्विसेज, अब यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी रिलेटेड गुड्स तो वही दोनों होती हैं। तो यहाँ अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे कि मैंने बोला कि अगर ब्रेड के साथ हमें बटर खाना है ना, ब्रेड पे लगा के, ब्रेड स्लाइस पर हमें बटर लगा के खाना है। सपोज़ अगर ब्रेड के प्राइस बढ़ जाते हैं, है ना, ब्रेड के प्राइस बढ़ जाते हैं तो बटर की डिमांड क्या होगी? घट जाएगी। बटर की डिमांड घट जाएगी क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं।
ठीक है। और अगर ब्रेड के प्राइस घट जाते हैं तो बटर की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक, क्योंकि दोनों को साथ साथ खाना है। अब सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती हैं, जो कि जिसको हम ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं। अगर एक नहीं है तो दूसरी को हम यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह पे। टी और कॉफ़ी हो गई, ठीक, ये सब। तो टी के प्राइस बढ़ेंगे तो कॉफ़ी के डिमांड बढ़ जाएगी, टी की डिमांड घट जाएगी, ठीक है। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैक्टर्स ऑफ डिमांड में। कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिमांड का। कैसे है, देखो, एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ हायर इनकम और एक्सपेक्टिंग एन इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स विल लीड टू एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। अब जैसे किसी भी वजह से कंज्यूमर को लग रहा है कि क्या होगा कि गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे इन फ्यूचर, तो वो क्या करेगा कि अभी प्रेजेंट में वो डिमांड बढ़ा देगा अपनी, ठीक है। डिमांड बढ़ाने प्रेजेंट में क्या करेगा, वो डिमांड बढ़ा देगा, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिड्यूस इनकम और लोअरिंग इन प्राइसेस। अब अगर उसको लग रहा है कि प्राइसेस घट रहे हैं तो वो डिमांड घटा देगा, ठीक है। नंबर ऑफ बायर्स इन द मार्केट, द नंबर ऑफ बायर्स इज अ मेजर इफेक्ट ऑन द टोटल और नेट डिमांड। एज द नंबर इंक्रीजेज द डिमांड राइजेज। अब मार्केट में बायर्स बढ़ गए हैं, तो जब बायर्स बढ़ेंगे तो डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है। बायर्स घट गए तो बायर्स घटेगी तो डिमांड भी घटेगी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, जब बायर्स बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, और दिस इज ट्रू रेस्पेक्ट ऑफ चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज़। इसके बाद चेंज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम refers to the proportion of total income or of an increase in income that consumer tend to spend on goods and services rather than to save. सेव करने की बजाय कंज्यूमर क्या डिसाइड करता है कि वो अपनी इनकम का कुछ प्रोपोर्शन, अपनी टोटल इनकम का कुछ प्रोपोर्शन वो इस कंज्यूम करेगा, ठीक है, यानी स्पेंड करेगा ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब चेंज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में चेंज होना, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ऑफ डिमांड। तो ये क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या क्या होती हैं ये, रेट ऑफ इंटरेस्ट का बढ़ जाना, तो क्या होगा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम हो जाएगी, यानी कि वो क्या करेगा, कम स्पेंड करेगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है। साइज ऑफ वेल्थ, अगर वेल्थ बढ़ जाएगी उसकी तो वो ज़्यादा स्पेंड करेगा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ जाएगी। पोजीशंस ऑफ लिक्विड एसेट्स, कैपिटल गेन्स, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर इनकम एंड जनरल प्राइस लेवल, स्टॉक ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, अवेलेबिलिटी, कंज्यूमर क्रेडिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, टैक्सेशन पॉलिसीज, इन सब पे डिपेंड करती है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ अ कंज्यूमर। People's propensity to consume also affect the demand. The income of the people remaining constant. Income तो constant रहेगी, लेकिन इन फैक्टर्स के बढ़ने या घटने से उसकी propensity to consume क्या होगी, चेंज होगी। If the propensity to consume rises, अगर propensity to consume बढ़ जाती है, then out of the giving income they would spend a greater part of it. ठीक है, तो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, जब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ेगी तो सेव करने की बजाय वो कंज्यूम करेंगे। ऑन द अदर हैंड, इफ प्रोपेंसिटी टू सेव, अगर प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम हो जाएगी, यानी कि जब अपनी इनकम का वो ज़्यादा पोर्शन सेव करने लगेगा तो कंजम्पशन कम कर देगा, ठीक है, ये अंडरस्टूड है। विद इनकम रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, change in propensity to consume of the people will bring about a change in the demand for goods. अगर ये कह रहे हैं कि इनकम कांस्टेंट होती है लेकिन कंजम्पशन, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के चेंज होने से लोग क्या करेंगे, डिमांड में चेंज आएगा लोगों की, ठीक है, यानी कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के चेंज होने से डिमांड में चेंज आएगा लेकिन इनकम वही रहेगी। ओके, नाउ द सेवेंथ फैक्टर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस पे भी डिपेंड करती है डिमांड। कैसे, पीपल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ वेरियस गुड्स ऑफन चेंज एंड एज अ रिजल्ट देयर इज चेंज इन डिमांड फॉर देम। द चेंज इन डिमांड फॉर वेरियस गुड्स occur due to the change in fashion and also due to the pressure of advertisement by manufacturers and sellers of different products.
अब हर कस्टमर का जो टेस्ट होता है वो डिफरेंट होता है और उसकी चॉइसेस भी डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो ये जो डिमांड है ये डिपेंड करता है टू देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर, ठीक। अब किसी का टेस्ट बहुत अच्छा है, किसी का टेस्ट इतना अच्छा नहीं है, तो अकॉर्डिंगली वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ही डिमांड करते हैं कोई भी प्रोडक्ट। अ गुड फॉर विच कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर ग्रेटर, इट्स डिमांड वुड बी लार्जर, ठीक है। जिस गुड्स के लिए कंज्यूमर की डिमांड ज़्यादा हो, टेस्ट और प्रेफरेंसेस ज़्यादा होंगे, उसी की डिमांड ज़्यादा करेगा एंड इट्स डिमांड कर्व विल लाई एट अ हायर लेवल, और उसका डिमांड कर्व हायर लेवल पर लाई करेगा, ठीक है। ये तो डिटर्मिनेंट्स थे इंडिविजुअल डिमांड के। अब हम देखते हैं मार्केट डिमांड्स के कुछ डिटर्मिनेंट्स। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन अ सोसाइटी ऑल्सो अफेक्ट्स द डिमांड फॉर गुड्स। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर equal, then the propensity to consume of the society as a whole will be relatively high, which means greater demand for goods and services and vice versa. But the change in the distribution of income, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर रिच और पुअर में जब इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या हो, इक्वल हो, तो हर एक व्यक्ति, हर एक कंज्यूमर क्या करेगा, हर एक चीज़ को ज़्यादा डिमांड करेगा, ठीक है। बस इतनी सी बात यहाँ पे कही गई है। साइज़ एंड कंजम्पशन ऑफ द पॉपुलेशन, साइज़ और कंपोजिशन एंड पॉपुलेशन, यानी कि साइज़ पे भी डिपेंड है हमारी डिमांड। जैसे फॉर एग्जांपल अब पॉपुलेशन है कंट्री की, अगर ये पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो क्या होगा, डिमांड भी बढ़ जाएगी। कौन सी डिमांड, मार्केट डिमांड, क्योंकि इंडिविजुअली लोग डिमांड करेंगे तो मार्केट डिमांड बढ़ेगी ना, बढ़ेगी। अगर पॉपुलेशन घटती है किसी भी कंट्री की तो मार्केट डिमांड भी कम होती है, ठीक है। तो ये है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ कि तुम्हें, आप लोगों की वुमेन प्रपोर्शन जो है बढ़ा, जैसे वुमेन पॉपुलेशन बढ़ गई, ठीक है। वुमेन पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो क्या होगा, वुमेन क्या डिमांड करती हैं, उनके आर्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, लाइक मेकअप में आप ले लीजिए, लिपस्टिक हो गया, ठीक है, क्लॉथिंग क्रीम्स हो गई इतनी सारी, क्लॉथिंग में साड़ीज़ हो गई, सूट्स हो गए, ठीक है, फुटवेयर्स में बहुत सारी चीज़ें। तो क्या होगा, जब इतनी सारी वो डिमांड करेंगी तो उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, है ना, तो मार्केट डिमांड बढ़ेगी काफ़ी ज़्यादा, ठीक। अब इसके बाद में क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं कुछ, जैसे सीजनल एंड वेदर डिमांड। अब देखो विंटर्स हैं तो विंटर्स में क्या डिमांड करेंगे कंज्यूमर्स, इंडिविजुअली जो हर एक बंदा जो डिमांड करने वाला है वो करने वाला है जैकेट्स, सॉक्स, ठीक है, सारे वुलन विंटर वेयर जितने भी हैं वो सब डिमांड करेंगे इंडिविजुअली। तो ये जो इंडिविजुअल डिमांड को मिला के क्या बन गई, मार्केट डिमांड बन के, हमें पता है। तो ये जो मार्केट डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि विंटर आ रहे हैं, अब सब लोग विंटर वेयर की डिमांड करेंगे तो मार्केट डिमांड बढ़ रही है। ऐसे ही इसके बाद में जब गर्मी आ जाएंगी तो फिर क्या होगा, फिर लोग समर वेयर की डिमांड करेंगे तो मार्केट डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है मार्केट डिमांड। ओके, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे भी डिपेंड करती है मार्केट डिमांड। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्सेस लेने लगेगा तो क्या होगा, डिमांड क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट टैक्सेस कम करेगा तो डिमांड घट जाएगी, कम कर देगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये क्यों ऐसे क्यों होगा, क्योंकि लोगों के पास अब क्या है, स्पेंड करने के लिए उनकी इनकम कम रह गई है, वो टैक्सेस ज़्यादा पे कर रहे हैं तो डिमांड कम करेंगे, ओके। अब आता है लॉ ऑफ डिमांड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, द लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है, हम इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम ये ब्लू बॉक्स पढ़ेंगे कि ये क्या है। द लॉ ऑफ डिमांड वॉज इंट्रोड्यूस बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने अपनी बुक में, कौन सी बुक, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, पब्लिश इन 1890 में उन्होंने अपनी बुक पब्लिश की, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें उन्होंने लॉ ऑफ डिमांड को इंट्रोड्यूस किया था। द लॉ एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। क्या एक्सप्लेन करता है ये, फंक्शनल रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है प्राइस और
क्वांटिटी डिमांडेड में, यानी कि प्राइस के बढ़ने से और प्राइस के कितना बढ़ने से कितनी क्वांटिटी पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी घटती है। तो ये फंक्शनल रिलेशन में इन्होंने बताया है अपनी बुक में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में। एन इम्पॉर्टेंट जनरलाइजेशन अबाउट डिमांड इज डिस्क्राइब बाय द लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड की बहुत इंपॉर्टेंट कि जो है वो हम लॉ ऑफ डिमांड से के थ्रू पढ़ते हैं। दिस लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेसेस अ फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, कौन सी चीज़ें, वो सारे फैक्टर्स जो हमने पीछे पढ़े हैं, सिर्फ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, सारी चीज़ें वहीं की वहीं रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं, उनमें चेंजेस नहीं होता है। इफ़ अ प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल, सिर्फ प्राइस का ही यहाँ पे चेंज होता है, ठीक है। इफ़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट विल राइज। अगर प्राइस घटेगा किसी भी कमोडिटी का तो क्वांटिटी बढ़ेगी। आई होप ये सबको पता ही है। एंड इफ़ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेज, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्लाइन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चॉकलेट की क्या हो गई, क्वांटिटी बढ़ गई, चॉकलेट राइजेज द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर, इफ़ द प्राइस ऑफ द चॉकलेट, अगर चॉकलेट की प्राइस बढ़ जाएंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, घट जाएगी, और अगर उसके प्राइसेस घट जाएंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, है ना। ये एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट आर द अदर थिंग्स अज्यूम टू बी कांस्टेंट इन द लॉ ऑफ डिमांड। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कांस्टेंट रहते हैं। टेस्ट और प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और इसके अलावा क्लाइमेटिक फैक्टर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, क्रेडिट पॉलिसीज़, ठीक है, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि कांस्टेंट रहते हैं। सेटेरिस पेरिबस क्या है, ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटेरिस पेरिबस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, ये एक लैटिन फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ठीक है। आपको लॉ ऑफ डिमांड में कहीं कहीं ये ना दिखे ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये दिखेगा, तो इसका मतलब है ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ठीक है। इन इकोनॉमिक्स इट एक्ट्स एज शॉर्ट हैंड इंडिकेशन ऑफ द इफेक्ट वन इकोनॉमिक वेरिएबल हैज़ ऑन अनदर प्रोवाइडेड ऑल अदर वेरिएबल रिमेन द सेम, ठीक है। सिर्फ एक वेरिएबल ही चेंज होगा, बाकी सारे के सारे वेरिएबल वैसे ही कि वैसे रहेंगे। जैसे प्राइस चेंज हो रहा है, बाकी सब वेरिएबल वैसे के वैसे ही कांस्टेंट है ना। सेटेरिस पेरिबस का मतलब ये है, और ये लैटिन फ्रेज है। इसके आगे लॉ ऑफ डिमांड हम देखते हैं। लॉ ऑफ डिमांड ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये देखो, प्राइस ये है हमारा और क्वांटिटी डिमांडेड ये है। अब यहाँ पर प्राइस है इतना P, ठीक है, और क्वांटिटी हो रही है Q, कंज्यूम। अब प्राइस बढ़ गया, P1 हो गया, और क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई, Q1 हो गई। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ गया है, अब कंज्यूमर कम कंज्यूम करेगा, ठीक है। और ये हमारा है ये है डिमांड कर्व, ठीक है। ये है डिमांड कर्व, और ये डिमांड कर्व क्या होता है, नेगेटिवली स्लोप होता है, स्लोप्स डाउनवर्ड, ठीक है। ऐसा क्यों होता है डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, तो ये हम आगे वीडियोस पढ़ेंगे आगे स्लाइड्स में। डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व, अब हम इसको पढ़ लेते हैं। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, अ डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड एट वेरियस प्राइस लेवल्स। ये होता है, ठीक है। ये एक टेबल है जो कि दिखाती है कि डिफरेंट प्राइसेस पे कितनी कितनी क्वांटिटी कंज्यूम की जा रही है, ठीक है। डिमांड शेड्यूल्स आर यूटिलाइज टू ग्राफ डिमांड कर्व्स, डिमांड कर्व्स बनाने के काम में आता है डिमांड शेड्यूल्स। यूजुअली प्राइसेस आर लिस्टेड इन द लेफ्ट एंड क्वांटिटीज लिस्टेड इन द राइट। दो टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल और मार्केट। हम इसमें अभी इंडिविजुअल पढ़ेंगे। Individual demand schedule, it is a demanding schedule that depicts the demand of an individual customer for a commodity in relation to its price. यहाँ पे एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की यानी कि मिस्टर एक्स के यहाँ पे डिमांड दिखाएगा कि वेरियस प्राइसेस पे वो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड कैसे कैसे अफेक्ट हो रही है, ठीक है। जैसे प्राइस क्या था, 5 था, सपोज टी है, तो वो कंज्यूम कर रहे थे 8 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, 8 यूनिट्स ऑफ टी, ठीक है। मैं बताती हूँ,
ठीक है। सपोज़ ये 5 है प्राइस, ये 4 है और ये है 3। जब प्राइस 5 था तो क्वांटिटी वो ले रहे थे टी की 10, जब प्राइस 4 हुआ तो वो क्वांटिटी ले रहे हैं 20, और जब प्राइस 3 हुआ तो वो क्वांटिटी ले रहे हैं 30। ठीक है, तो ये क्या है, डिमांड शेड्यूल है ऑफ मिस्टर एक्स, यानी कि इंडिविजुअल कस्टमर का। ठीक, अब इसका डिमांड कर्व कैसे बनेगा? इसका डिमांड कर्व है ये रहा इसका डिमांड कर्व। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पिक्चर बना रखी है, देखो 5 प्राइस पे इतनी क्वांटिटी ले रहे हैं, 3 प्राइस पे इतनी क्वांटिटी ले रहे हैं, सही। इट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डिमांड कर्व क्या है? इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट, एक्स एक्सिस पे हम दिखाते हैं डिमांड और वाई एक्सिस पे हम दिखाते हैं प्राइस। तो एक्स एक्सिस क्या होता है? ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। यहाँ पे दिखाते हैं प्राइस, यहाँ पे दिखाते हैं क्वांटिटी। ये हो गया इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं, देखो मैं जूम करके दिखाऊं, ये रहा ये है क्वांटिटी डिमांडेड और ये है प्राइस। अब इसके बाद में मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या है? इट इज़ अ समेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स and depicts the demand of different customers for a commodity in relation to its price। ठीक है, यहाँ पे सारे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स होते हैं और टोटल डिमांड यहाँ पे मार्केट डिमांड होती है। ठीक, देखो ये मिस्टर ए की डिमांड है और ये मिस्टर बी की डिमांड है इतना एट दिस प्राइसेस। तो दोनों की डिमांड जब हमने सम करा इसका तो ये आ गई मार्केट डिमांड। ठीक है, ये भी देखो जब प्राइस ऑफ आइसक्रीम 1 था तो दोनों 4 यूनिट्स ले रहा था ए और बी ले रहा था 5 यूनिट्स। लेकिन जब प्राइस घटा तो ए ने क्या करा, सॉरी प्राइस बढ़ गया तो ए ने 3 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम लिया और इसने 4 यूनिट्स, और टोटल डिमांड हो गई मार्केट डिमांड 7। ठीक है, मैं दिखाती हूँ इसको ऐसे, सी दिस ग्राफ। अभी जो डिमांड कर्व है ये क्या हुआ, ये ए का है, ये बी का है, ये मार्केट डिमांड है। ठीक है, यहाँ पे 4, जब प्राइस 4 था तो ये ए कंज्यूम कर रहा है 1, जैसे ही प्राइस 1 हुआ ये कंज्यूम कर रहा है 4 यूनिट्स ऑफ दिस, है ना। प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ गई। ऐसे ही बी का हुआ, जैसे ही ए 1 हुआ प्राइस, इसकी डिमांड बढ़ गई। ऐसे ही अब इन दोनों का सम जो कर रहे हैं मार्केट डिमांड में, यानी ये जो दोनों जाके कहाँ डिमांड कर रहे हैं, मार्केट में तो कर रहे हैं। अब मार्केट का डिमांड कर्व ये रहा, 4 था तो दोनों कर रहे थे 1 यूनिट ऑफ दिस। अब जब 1 प्राइस हुआ तो दोनों कर रहे हैं 4 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, तो ये मार्केट डिमांड भी हमारा नेगेटिवली स्लोप होता है और इंडिविजुअल डिमांड भी हमारा नेगेटिवली स्लोप होता है। ओके, अब आता है कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। डिमांड कर्व क्यों स्लोप डाउनवर्ड स्लोप करता है, क्यों नीचे की तरफ वो बनता है, क्यों नेगेटिवली स्लोप या फिर डाउनवर्ड स्लोप हम उसको कह सकते हैं। इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की वजह से ये 3 कारण हैं जिनकी वजह से डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप करता है। ठीक है, इनकम इफेक्ट, विद द फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी द परचेसिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज। यहाँ पे ये रियल इनकम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सॉरी मनी इनकम की बात नहीं हो रही है, यहाँ रियल इनकम की बात हो रही है कि जब कमोडिटी की प्राइस घटने से, सपोज ये कमोडिटी की प्राइस 5 थे, अब यहाँ पे ये हो गए हैं 3, तो कंज्यूमर क्या करेगा, ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करेगा, है ना। पहले वो इतनी कर रहा था बट अब वो क्या करेगा, इतनी करेगा, यहाँ से यहाँ तक की क्वांटिटी वो कंज्यूम करेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है। ये मैंने एक्सप्लेन करा है नॉर्मल और टिफिन गुड्स की वीडियो में। दस इफ़ ही कैन बाय सेम क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विद लेस मनी। ठीक है, सिमिलरली इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेज, अब प्राइस बढ़ गया 3 से 5 हो गए तो ये कम कंज्यूम करेगा। ठीक, ये है इनकम इफेक्ट, इसकी वजह से ये नेगेटिवली स्लोप होता है। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर कंपेयर टू अदर कमोडिटीज़। अब किसी, जैसे टी थी, टी के क्या प्राइस थे, पहले 5 रुपये की थी, है ना। कॉफ़ी उस टाइम 10 रुपये की थी, लेकिन अब क्या हुआ, टी के प्राइस क्या हुए, 10 रुपीज़ हो गए।
और टी के प्राइस क्या हुआ है 15 रुपीज़ हो गया और कॉफ़ी के प्राइस 10 ही है। तो क्या करेगा कस्टमर, कॉफ़ी को कंज्यूम करेगा, क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन वो उसे टी दे रहा है वही सेटिस्फेक्शन उसे कॉफ़ी दे रहा है, ठीक है, तो वो कॉफ़ी कंज्यूम करेगा। तो इसी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट की वजह से नेगेटिवली स्लोप होता है डिमांड कर्व, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की वजह से भी डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप होता है। इट इज़ द बेसिक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी देख लेते हैं। इट इज़ द बेसिक कॉज द लॉ ऑफ डिमांड द law of diminishing marginal utility states that an individual consumes more and more units of commodity, the utility derived from it goes on increasing. देखो, अब मिस्टर एक्स थे, ठीक है, अगर आपने शुरू से देखी है वीडियो तो मैंने एक्सप्लेन किया कि मिस्टर एक्स थे, उनको बर्गर चाहिए था, उन्हें बहुत भूख लग रही थी, तो अब उन्होंने बहुत भूखे थे, उन्होंने एक बर्गर खा लिया। फिर एक बर्गर खाने के बाद में उन्हें लगा कि नहीं, अभी भूख ख़त्म नहीं हुई, उन्होंने दूसरा बर्गर लिया, ठीक है। दूसरा बर्गर लेने के बाद में जो उनको पहले बर्गर से सेटिस्फैक्शन आया था, जो उनको पहला बर्गर खा के जो सेटिस्फैक्शन, जो अच्छा लगा था, जो उन्होंने अच्छा महसूस किया था, वो दूसरा बर्गर खाने के बाद नहीं आया, है ना। आया, इतना सेटिस्फैक्शन तो हुआ उन्हें, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ जो उनको फर्स्ट बर्गर से था। फिर उन्होंने सोचा कि अभी भूख नहीं है, अभी इतनी भूख नहीं मिटी है, तो उन्होंने थर्ड बर्गर लिया। थर्ड बर्गर से क्या हुआ, उनकी अब भूख उनकी थोड़ी थोड़ी शांत हो रही है। तो सेकंड बर्गर से जो उनको सेटिस्फैक्शन था, थर्ड बर्गर का सेटिस्फैक्शन उस सेकंड बर्गर के सेटिस्फैक्शन से कम है, ठीक है। तो ये जो है इनका जो सेटिस्फैक्शन है ये नीचे की तरफ जा रहा है, और मैंने बताया था कि सेटिस्फैक्शन को इकोनॉमिक्स में हम यूटिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो यूटिलिटी इनका क्या हुआ, कम होता जा रहा है ना। और मार्जिनल क्या होता है, मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल यूनिट ऑफ एनी कमोडिटी। तो ये एडिशनल यूनिट यानी कि एक लिया उन्होंने, फिर दूसरा यूनिट लिया बर्गर यानी, और फिर तीसरा बर्गर लिया। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी जो हो रही है इनकी बर्गर्स की, तो ये क्या हो रही है, डिमिनिश हो रही है, यानी नीचे की तरफ जा रही है, घट रही है। तो इसकी वजह से क्या करेंगे, अब ये बर्गर की डिमांड कम कर देंगे, नेगेटिवली स्लोप हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन की वजह से भी जो डिमांड का होता है वो नेगेटिवली स्लोप होता है। आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर हो गया होगा। अभी हम देखते हैं वह मार्केट डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। इंडिविजुअल डिमांड कर्व तो स्लोप करता है, मार्केट डिमांड कर्व क्यों स्लोप करता है डाउनवर्ड, क्योंकि व्हेन अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज रिलेटिवली हाई, जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होगा, ओनली फ्यू कंज्यूमर्स कैन अफोर्ड इट, है ना, सिर्फ थोड़े ही कंज्यूमर्स उसको अफोर्ड करेंगे। लेकिन when the price of a commodity falls, the number of its consumer increases and this leads to the raise in the market demand curve, ठीक है। देखो, अभी मैं कहूँ कि बर्गर का प्राइस 50 था, तो कुछ ही कंज्यूमर्स ले रहे थे उसे। बर्गर का प्राइस 30 हो गया, ज़्यादा कंज्यूमर्स लेंगे उसे, है ना, मार्केट डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। इस वजह से भी मार्केट डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़नी है हमें। अ डिमांड कर्व इज बेसिकली अ लाइन दैट रिप्रेजेंट्स वेरियस पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ वेयर द प्राइस ऑफ एन आइटम अलाइंस विद द क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, तो डिमांड कर्व क्या है, एक लाइन है बेसिकली जो कि हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जिसके साथ साथ हम ये दिखाते, प्राइस के साथ साथ हम दिखाते हैं कि कितनी क्वांटिटी कंज्यूम की जा रही है। 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, द पोजीशन, द स्लोप एंड द शिफ्ट। तो पोजीशन यानी कि क्या है कि हमने ग्राफ को कहाँ, किस जगह प्लेस किया है, कहाँ पे प्लेस किया है। स्लोप का मतलब होता है कि द रेट ऑफ अ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड एट अ गिविंग प्राइस, कि एक प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है। जैसे ये 5 रुपये थी टी, अब हो गई 4 रुपये, है ना। तो 5 से 4 के बीच में ये जो फॉल हुआ है क्वांटिटी का, ये किस रेट पे हुआ है, ये होता है हमारा स्लोप, ठीक है। ये मैंने बता दिया। अब शिफ्ट क्या होता है, शिफ्ट का मतलब होता है कि एक डिमांड कर्व से दूसरी डिमांड कर्व पे शिफ्ट होना और प्राइस का वहीं सेम रहना, कांस्टेंट रहना। अब ये प्राइस है 5, ठीक है। अब जो क्वांटिटी है ये है हमारा ये डिमांड कर्व, और दूसरा है ये डिमांड कर्व। अब ये जो है ये डिमांड कर्व किसी वजह से, किसी अदर फैक्टर्स की वजह से ये शिफ्ट हो गया टू द राइट।
ठीक है, इसे कहते हैं हम शिफ्ट, यानी कि डिमांड कर्व में मूवमेंट होना विद द चेंज इन अदर फैक्टर्स। ठीक है, अब आता है चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है ये हम देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम करेंगे। देखो मैंने थोड़ा जूम किया इसे। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो क्वांटिटी डिमांडेड का क्या मतलब है, सॉरी चेंज इन क्वांटिटी, हाँ ये डिमांडेड है यहाँ पे। तो क्वांटिटी डिमांडेड यानी ये बोल रहे हैं मूवमेंट अलोंग द कर्व, कर्व के साथ साथ ही मूवमेंट होगा। जैसे प्राइस पहले 3 था तो क्वांटिटी इतनी कंज्यूम हो रही थी, अब प्राइस 2 हो गया तो क्वांटिटी इतनी कंज्यूम हो रही है। तो ये ए से बी तक का जो मूवमेंट है प्राइस का, और फिर बी से सी तक का जो मूवमेंट है क्वांटिटी का, ये होता है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि 3 से जब 2 हुआ प्राइस, तो क्वांटिटी कितनी बढ़ी, 20 यूनिट से बढ़ी, इसको कहते हैं हम क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, रिजल्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस, प्राइस के चेंज होने से जो क्वांटिटी में चेंज होता है उसे हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, सारे के सारे फैक्टर्स वैसे ही रहेंगे। इसके बाद आता है चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड क्या होता है, अ शिफ्ट इन द कर्व, कर्व में शिफ्ट होना। ठीक है, जैसे मैंने बताया ये डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है किसी भी वजह से, प्राइस की वजह से नहीं हो रहा, लेकिन किसी अदर फैक्टर्स की वजह से वो शिफ्ट हो रहा है। प्राइस रिमेन द सेम, प्राइस यहाँ पे सेम है, देखो यहाँ पे है ये 2.5 प्राइस है और ये सेम है। पहले ये 40 यूनिट्स था D1, फिर ये इधर की तरफ मूव हो गया 80 यूनिट्स हो गया क्वांटिटी का। ठीक है, ये किस वजह से हुआ है, हो सकता है कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई हो सकता है उसने सोचा हो कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएंगे तो इसलिए वो क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, या फिर रिलेटेड गुड्स में हो गया हो प्राइसेस का चेंज। तो यहाँ पे अदर फैक्टर्स की वजह से जो चेंज होता है डिमांड में उसको हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड या फिर शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ये हम आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में। कुछ एक्सेप्शंस हैं टू द लॉ ऑफ डिमांड, वो क्या है, गिवन गुड्स, वेबलिन गुड्स। ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये हमारा गिवन गुड्स में काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है भाई, क्योंकि गिवन गुड्स वो गुड्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी गुड्स होती हैं और इन्हें कंज्यूमर जब कंज्यूम करता है जब उसकी इनकम बहुत ही कम होती है, और यहाँ पर जो प्राइस और डिमांड के बीच का जो रिलेशन है वो यहाँ पॉजिटिव होता है। क्यों, प्राइस के बढ़ने से डिमांड भी बढ़ती है, क्योंकि कंज्यूमर यहाँ पे ये सोचता है कि जब इस गुड का प्राइस बढ़ रहा है तो उसके लिए, जैसे सपोज कोर्स ग्रेन्स हैं, उसके लिए ये जो बिल्कुल लो क्वालिटी चावल हैं, इसके अलावा अब बहुत लो क्वालिटी चावल के राइस के प्राइस बढ़ गए, तो कंज्यूमर क्या सोचेगा कि ये इससे ज़्यादा लो क्वालिटी तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, हो ही नहीं सकता मेरे लिए, तो वो क्या करेगा, प्राइस के बढ़ने पे डिमांड बढ़ा देगा। ठीक है, तो यहाँ ये एक्सेप्शंस क्यों है गिवन गुड, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड ये फॉलो नहीं होता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस के बढ़ने पे डिमांड घटती है, लेकिन यहाँ पे इन द केस ऑफ गिवन गुड ये ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये मैंने एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है गिवन गुड के बारे में, तो ये देख लीजिएगा। ये दिया है सर रॉबर्ट गिफिन ने। ठीक, वेबलिन गुड क्या होता है, इनको दिया थॉमसन वेबलिन ने, और ये जो है यहाँ पे वेबलिन गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि हाईली वैल्यूबल गुड्स होती हैं, जैसे डायमंड हो गया, प्रेशियस स्टोन्स हो गए। ठीक है, इनके भी तो प्राइस बढ़ते हैं लेकिन इनकी भी तो डिमांड होती है, ये भी एक्सेप्शंस हैं टू द लॉ ऑफ डिमांड। इसके अलावा आता है प्राइस चेंज एक्सपेक्टेशंस, कि प्राइस लोग सोचते हैं कि अभी क्या हो रहा है कि प्राइस बढ़ रहे हैं किसी गुड कमोडिटी पे, तो फ्यूचर में भी शायद प्राइस बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशंस, प्राइस चेंज एक्सपेक्टेशंस की वजह से भी डिमांड बढ़ती है। चेंज इन इनकम में चेंज होने की वजह से भी डिमांड बढ़ती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं टू द लॉ ऑफ डिमांड। कंज्यूमर नेग्लिजेंस, जैसे the consumer are unaware of the price changes that take place in the market. At this time the end consumers may end up paying more than the market price है ये। ठीक है, तो यहाँ पर कंज्यूमर की नेग्लिजेंस की वजह से भी डिमांड बढ़ती है। इफेक्ट ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब कि
सोसाइटल इफ़ेक्ट, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि हमारी इनकम तो इतनी नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए ज़्यादा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, हाई क्वालिटी गुड्स यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें अपना इंप्रेशन अच्छा दिखाना है दूसरों पे, ठीक है। तो इस वजह से भी डिमांड होती है। चेंजिंग टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की वजह से भी ये लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस हैं। अब देखते हैं कुछ एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो एक्सटेंशन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जो मैंने अभी बताया आपको कि जब मूवमेंट स्लोप में ही हो, डिमांड कर्व में ही मूवमेंट हो, तो उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, है ना। जब क्वांटिटी डिमांडेड में ही देखो मैं बता देती हूँ यहाँ पे, द एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड आर यूज्ड व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस और फॉल्स एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस के चेंज होने या बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड जब घटती है बढ़ती है, तो उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड राइजेस ड्यू टू द फॉल इन प्राइस, जब प्राइस के घटने से, देखो ये वाली फिगर है डायग्राम 1, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी बढ़ रही है, तो ये क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, यानी कि डिमांड बढ़ रही है, और इसका जो मूवमेंट हो रहा है इसी डिमांड कर्व में ही हो रहा है। व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, जब क्वांटिटी घट जाएगी प्राइस के बढ़ने से, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होगा, डायग्राम 2 में देखो, ठीक है। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ अ चेंज इन द प्राइस अलोन। ये कब होता है, जब सिर्फ प्राइस में चेंज होता है, अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, मीन्स दैट द डिमांड कर्व रिमेन्स द सेम, दैट इज इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन, ओनली द कंज्यूमर मूव्स डाउनवर्ड और अपवर्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सारे के सारे फैक्टर्स तो कांस्टेंट रहते हैं, बस यहाँ पे प्राइस के घटने और बढ़ने से कंज्यूमर क्या कर रहा है, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। कर्व मूव नहीं करता है, कंज्यूमर मूव करता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस। चेंज इन डिमांड, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, वो था एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और यह है चेंज इन डिमांड, इंक्रीज एंड डिक्रीज। इंक्रीज जब डिमांड इंक्रीज होगी तो कंज्यूमर क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। और ये इंक्रीज ऑफ डिमांड क्यों होता है, बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स लाइक इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ऑफ द कंज्यूमर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, इन सब की वजह से, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की वजह से, ठीक है। इसके कुछ क्यों होता है ये, नो चेंज इन द प्राइस में कोई चेंज नहीं होता ऑफ द प्रोडक्ट, नो चेंज इन सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट के सप्लाई में भी कोई चेंज नहीं होता, इनकम ऑफ कंज्यूमर इज इंक्रीजिंग, कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है और डिमांड भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये राइटवर्ड शिफ्ट है। डिक्रीज इन डिमांड कब होता है, जब डिमांड कर्व ऑफ द कंज्यूमर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, और यहाँ पर जब क्यों होता है ऐसा, यहाँ देख लीजिए आप, नो चेंज इन द प्राइस में कोई चेंज नहीं आता, सप्लाई में भी कोई चेंज नहीं आता, यहाँ पे इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीज हो जाती है और डिमांड भी इसलिए डिक्रीज होती है क्योंकि इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीज होती है, या फिर अदर फैक्टर्स यहाँ पे घटते या बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, हिज इनकम, प्राइस रिलेटेड गुड्स। तो इंडिविजुअल डिमांड जो होती है कमोडिटी की, वो किस पे डिपेंड करती है, PX यानी कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी, PY यानी टेस्ट, इनकम ऑफ द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स सॉरी, और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एडवर्टाइजमेंट और पॉपुलेशन, और यहाँ पे कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, और यू है हमारा स्पेसिफिक फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर सीजनल चेंजेस, टैक्सेशन पॉलिसीज़, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़। तो ये हमारा डिमांड फंक्शन है जिसको हम ऐसे डिराइव करते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, dx इज इक्वल्स टू इज़ अ फंक्शन ऑफ, डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ, इसको हम ऐसे बोलेंगे, प्राइस का है, रिलेटेड ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का है। यहाँ पर क्वांटिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन dx एंड dy इज एक्सप्रेस, इसको ऐसे एक्सप्रेस किया गया है, और यहाँ पर dx इज इक्वल्स टू a माइनस bpx, ठीक है, इंटू px। अब ये a क्या है, a है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है, ये वैल्यू बताता है, वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 0, ठीक है।
वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज ज़ीरो। और बी क्या है, रिलेशनशिप है बिटवीन, ये जो बी है, बी क्या है, रिलेशनशिप है बिटवीन द डिमांड एंड द प्राइस। ठीक है, यानी कि प्राइस के घटने या बढ़ने से जो क्वांटिटी में चेंज आता है वो रिलेशनशिप बताता है यहाँ पे बी। ठीक, ओके। अब यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ डिमांड फंक्शंस हैं, ये हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर डिमांड फंक्शंस। तो लीनियर डिमांड फंक्शन में क्या होता है, ये बेसिकली इसका ये है लीनियर डिमांड फंक्शन का डायग्राम, और यहाँ पर इसको इस तरीके से एक्सप्रेस किया गया है। ठीक है, लीनियर हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेम हम कह सकते हैं कि सेम प्रोपोर्शन में जब प्राइस, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस है यहाँ पर 6, फिर हुआ 4, फिर हुआ 2, और यहाँ पे क्वांटिटी भी सेम प्रोपोर्शन में चेंज होगी। जैसे पहले थी 10, तो फिर हो गई 8, फिर हो गई 6। ठीक है, 2 के डिफरेंस में यहाँ पे ये दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो जब प्राइस के घटने से क्वांटिटी भी घटती है विद द सेम प्रोपोर्शन, तो हम उसे कहते हैं लीनियर डिमांड कर्व, और ये स्ट्रेट नेगेटिवली स्लोप होता है। ठीक है, इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, ये है नॉन लीनियर डिमांड कर्व। यहाँ पर क्या होता है, ये हम इसको नॉन कर्विलीनियर डिमांड कर्व भी बोलते हैं। यहाँ द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व चेंजेस अलोंग द डिमांड कर्व। यहाँ पर क्या होता है, स्लोप चेंज होता है डिमांड कर्व में। ठीक है, जैसे जैसे डिमांड कर्व का स्लोप चेंज होता रहता है, ऐसे ही क्या होती है, डिमांड भी चेंज होती रहती है। जैसे मैं बताऊँ आपको कि डिमांड जब प्राइसेस में कोई भी चेंज होता है तो यहाँ डिमांड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर डिमांड कर्व या कर्विलीनियर डिमांड कर्व। हम सेपरेट वीडियो में इसको करने वाले हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। इसके बाद टॉपिक्स टू बी कवर्ड, जो नेक्स्ट वीडियोज में जो टॉपिक्स कवर, उन जो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे वो होंगे मार्शल्स कार्डिनल यूटिलिटी, फिर इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, फिर इसके बाद में थ्योरी ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये पूरा माइक्रो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ये कंप्लीट होने वाला है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।